The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं द ललन टॉप शो। देश मंदी की चपेट में जा रहा है, ये कोई राज तो था नहीं, लेकिन जब देश का सबसे बड़ा बैंक ये कहे कि भारत अपने इतिहास में पहली बार मंदी में प्रवेश कर गया है, तो रुक कर बात करना ज़रूरी हो जाता है। फिर आज के अखबारों में ये खबर भी थी कि लद्दाख में चीन और भारत के बीच हालात सुधरना के लिए एक रोड मैप पर चर्चा चल पड़ी है। इन दोनों खबरों को वक्त देंगे, लेकिन पहले आपको दिखाएंगे ये वीडियो। ये वो आंदोलनकारी हैं जिन्होंने 12 दिनों से दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को रोका हुआ था। गुर्जर आरक्षण को लेकर इस रास्ते को रोका जाना हर साल निभाई जाने वाली एक परंपरा है। राजस्थान के भरतपुर में पीलूपुरा गांव के पास गुजरने वाली पटरियों पर आंदोलनकारी बैठ जाते हैं। पटरियां भी उखाड़ी जाती हैं। एक बार फिर जयपुर में अशोक गहलोत सरकार के साथ बातचीत के बाद आंदोलनकारी हट गए। ये जाने कि गुर्जर आंदोलनकारी इस बार बढ़ गए थे। 2 गुट थे, एक गुट पहले ही सरकार के साथ समझौता कर चुका था। ये किरोड़ी सिंह बैंसला का गुट था जिसने इस बार ट्रैक जाम कर दिया था। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 47,905 नए मामले आए और 550 मरीजों की मौत हुई। 52,718 मरीज ठीक भी हुए। इन्हें मिलाकर देश में कुल मामले हो गए हैं 86,83,916। कुल मौतें हो गई हैं 1,28,121 और ठीक हुए मरीजों की संख्या है 80,66,501। दूसरी सुर्खी बनाई तेजस्वी यादव ने। बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद वो पहली बार प्रेस के सामने आए थे। उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता ने वोट तो महागठबंधन को दिया, लेकिन आयोग ने नतीजा दिया एनडीए के पक्ष में। सुनिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैं बड़ा विनम्रता से हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव का फैसला आया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया है। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में। आप सब लोग ये समझ सकते हैं कि जनता का जो जनादेश है और जो नतीजा इलेक्शन कमीशन का है, नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर है। फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा उनके पक्ष में। ये कोई बिहार में पहली ऐसी कोई घटना नहीं है। 2015 में महागठबंधन जब बना था तो वोट जो है, जनादेश जो है, वो महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन चोर दरवाजे से बीजेपी सरकार में आई, जो कि बीजेपी के जनता का जो आदेश था कि बीजेपी को विपक्ष में रहना। तेजस्वी को आज ही राजद विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया। इस नाते वो नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। रही बात रिकाउंटिंग के जरिए नतीजा बदलने की, तो उसके लिए अंग्रेजी में एक मुहावरा है, दिस शिप हैज सेल्ड। चुनाव आयोग चुनाव जीतने वालों की एक लिस्ट बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को सौंप चुका है। इसके बाद चीजें अपनी गति से आगे बढ़ रही हैं। तीसरी सुर्खी भी चुनावों से ही जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौत और फिर उनकी मौत को लेकर भाजपा और तृणमूल के कार्यकर्ताओं में खींचतान का सिलसिला रुक नहीं रहा है। 11 नवंबर को भाजपा ने फिर दावा किया था कि उसके एक कार्यकर्ता की पूर्व मेदिनीपुर जिले में हत्या कर दी गई। पार्टी का दावा है कि गोकुल चंद्र जैन नाम के एक भाजपा कार्यकर्ता ने इताबेरिया कस्बे में आशा कार्यकर्ता से ये शिकायत की कि तृणमूल की एक ग्राम पंचायत सदस्य भारती दोलुई के पति कोविड पॉजिटिव हैं, बावजूद इसके वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शिकायत के बाद आशा कार्यकर्ता के पति और देवर ने गोकुल चंद्र के साथ मारपीट की। इन दोनों को गोकुल चंद्र की मृत्यु के संबंध में हिरासत में भी लिया गया है। सूबे में भाजपा के महासचिव सयंतन बसु ने कहा है कि पार्टी के एक एक्टिव कार्यकर्ता की हत्या इसीलिए की गई क्योंकि उसने क्वारंटीन नियमों को तोड़ रहे एक तृणमूल कार्यकर्ता का विरोध किया। दूसरी तरफ तृणमूल का कहना है कि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। संयोग से इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी बिहार में एनडीए की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत का जिक्र इस तरह से किया, सुनिए। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। पीएम ने नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा बंगाल की तरफ ही था। दूसरी घटना में आज पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर अलीपुरद्वार के पास हमला हुआ। इसमें गाड़ियों के शीशे टूट गए। प्रदर्शनकारियों ने दिलीप घोष को काले झंडे भी दिखाए और वापस जाओ के नारे लगाए। चुनाव में अभी कुछ वक्त है लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तापमान खतरनाक रूप से ऊपर जा रहा है। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। भारत में अर्थव्यवस्था की हालत अभी भी संभली नहीं है। अक्टूबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया तो थोड़ी राहत की बात कही गई, लेकिन सब कुछ अभी ठीक नहीं हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की माने तो दूसरी तिमाही माने जुलाई से सितंबर में भी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी है। आरबीआई ने माना है कि इसकी वजह से भारत अपने इतिहास में पहली बार तकनीकी मंदी में जा चुका है। आरबीआई ने यह बात पहली बार प्रकाशित नाउकास्ट में कही है। नाउकास्ट हाई फ्रीक्वेंसी डेटा पर आधारित अनुमान होता है। हाई फ्रीक्वेंसी डेटा का मतलब कुछ नाम से ही आप समझ सकते हैं। इस डेटा में छोटे छोटे परिवर्तन भी ऐसे दिखते हैं मानो सब कुछ जूम कर दिया गया हो। छोटी छोटी डिटेलिंग का खास ख्याल रखा जाता है। नाउकास्ट इस शब्द को आपने ज़्यादातर मौसम वैज्ञानिकों के मुंह से ही सुना होगा क्योंकि उनकी फील्ड में भी हाई फ्रीक्वेंसी डेटा का इस्तेमाल होता है ऐसी घटनाओं को प्रेडिक्ट करने के लिए जो कि तुरंत बाद होने वाली हैं, घंटों और सेकंड्स में। इसीलिए इसे फोरकास्ट नहीं नाउकास्ट कहते हैं। देश की मौद्रिक नीति तय करने वाली आरबीआई की टीम की तरफ से तैयार किए गए नाउकास्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत तकनीकी रूप से 2020-21 की पहली छमाही में इतिहास में पहली बार मंदी में चला गया है। इस साल लगातार दूसरी तिमाही में जीडीपी के सिकुड़ने की आशंका है। ये रिपोर्ट की बातें हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ये अर्थव्यवस्था की सेहत जांचने का एक पैमाना है। इसमें देखा जाता है कि किसी खास टाइम पीरियड में देश की सीमा के अंदर जो वस्तुएं बन रही हैं और जो सेवाएं हैं उनका बाजार मूल्य कितना है। ये गतिविधियां कम होती हैं तो जीडीपी गिरती है और भारत में भी यही हो रहा है। अगस्त महीने में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ ने पहली तिमाही के आंकड़े जारी किए थे। कोविड और लॉकडाउन के चलते पहली तिमाही में जीडीपी 23.9% सिकुड़ गई थी। अब आरबीआई के नाउकास्ट के मुताबिक मौजूदा तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के बीच जीडीपी 8.6% गिरने का अनुमान है। फिलहाल दूसरी तिमाही के आंकड़े नहीं आए हैं। आरबीआई ने पहले ही अनुमान लगाया था कि चालू वित्त वर्ष यानी 2020-21 में जीडीपी में कुल 9.5% की गिरावट आ सकती है। हालांकि आरबीआई ने यह भी कहा कि अक्टूबर का डेटा तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत दे रहा है। सवाल यह है जो आपके भी मन में आया होगा कि ये तकनीकी मंदी क्या होती है, क्योंकि मंदी हम सबने सुना है, हमने तकनीकी मंदी नहीं सुनी है। जानते हैं, अर्थव्यवस्था बेसिकली 2 चीज़ों पर चलती है, डिमांड और सप्लाई। लेकिन जब अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है और जीडीपी में गिरावट आती है तो डिमांड और सप्लाई पर असर पड़ता है। इसे ऐसे समझिए कि लोगों के पास रोजगार नहीं है तो पैसे नहीं है।
पैसे नहीं है तो वो अपने खर्च में कटौती करेंगे। खर्च में कटौती होगी तो जो सामान देश में बना है वो बिकेगा नहीं, और सामान नहीं बिकेगा तो व्यापारी या संबंधित कंपनी को लाभ नहीं होगा। कंपनी को लाभ नहीं होगा तो फिर वो भी कॉस्ट कटिंग या खर्चों में कटौती करेगी, छटनी करेगी, और फिर बेरोजगारी बढ़ेगी। यानी एक पूरा चक्र है। कुल मिलाकर लोगों के हाथों में पैसे का प्रवाह कम होने से अर्थव्यवस्था का पहिया सुस्त पड़ जाता है। जेब में लोगों के पैसे नहीं होते हैं, तब लोगों की खर्च करने की, बचत करने की और निवेश करने की क्षमता कम हो जाती है। यही मंदी है। अर्थशास्त्र की भाषा में जब लगातार 2 या इससे ज़्यादा तिमाहियों में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव होती है तो इसे तकनीकी मंदी कहा जाता है। जाहिर है इस स्थिति में विकास दर नेगेटिव हो जाती है, शून्य से नीचे आ जाती है। आरबीआई की ताज़ा रिपोर्ट इसी बात की तस्दीक कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंदी पर आरबीआई रिपोर्ट पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, भारत के इतिहास में देश में पहली बार मंदी छाई है। भारत की ताकत को मोदी जी ने कमजोरी में बदल दिया। दूसरी तरफ जब अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ती है तो सरकारें क्या करती हैं? स्टिमुलस पैकेजेस देती हैं, अर्थव्यवस्था में पैसे इंजेक्ट करती हैं, डालती हैं। आपको कोविड के शुरुआती दौर के कई आर्थिक पैकेज याद होंगे। उनका असर कितना हुआ ये अलग विषय है दिल्ली ऑन टॉप शो के लिए। तो अब जब आरबीआई ने भी मंदी की बात कह दी है तो सरकार क्या कर रही है, हम इस बात पर लौट रहे हैं। एक दिन पहले ही 11 नवंबर को कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्र सरकार ने उत्पादन से जुड़े 10 क्षेत्रों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना को मंजूरी दी। इसके तहत इन 10 क्षेत्रों को 1,40,000 करोड़ के बराबर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अगले दिन यानी आज 12 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले से ही माना जा रहा था कि वो 1.5 लाख करोड़ रुपए तक के राहत पैकेज की घोषणा कर सकती हैं। कहा जा रहा था कि कोविड-19 के बाद आ रहा ये तीसरा राहत पैकेज शहरी और ग्रामीण मध्य आय वर्ग यानी कि MSME और विमानन, हॉस्पिटैलिटी और सर्विस सेक्टर पर केंद्रित रह सकता है। आरबीआई की रिपोर्ट के बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें वित्त मंत्री ने जीडीपी का जिक्र किया और निराशा में आशा का दावा भी कर डाला। फिर उनकी बातों का आरबीआई की रिपोर्ट से मिलान भी करना होगा। अर्थव्यवस्था से जुड़े अखबार के पन्ने हम अक्सर उलट देते हैं या उससे जुड़ी खबरों को स्किप कर जाते हैं, जबकि अर्थव्यवस्था हमारे आपके रोजमर्रा से जुड़ी चीज़ है। और इस मोर्चे पर सरकार क्या कर रही है, घोषणाएं, दावे और हकीकत में कितना अंतर है, इस पर पैनी नज़र आपकी होना बड़ी ज़रूरी है। मोड़ते हैं वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। अब आपके लिए वित्त मंत्री की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को डीक्लटर करते हैं, समझाते हैं। उन्होंने दावा किया कि देश की आर्थिक हालत सुधर रही है, देश का मूड भी ठीक हुआ है और मूडीज़ की रेटिंग भी। मूडीज़ ने बताया है कि जैसा पहले उनका अनुमान था, भारत की जीडीपी -9.6% नहीं बल्कि -8.9% रहेगी। और साफ संकेत हैं कि 2022 तक भारत 8.1% की दर से नहीं 8.6% की दर से विकास करेगा। इसके अलावा शेयर मार्केट से लेकर विदेशी मुद्रा भंडार, जीएसटी कलेक्शन तक सब कुछ देश की अच्छी स्थिति बयान कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने तीसरे राहत पैकेज की घोषणा करने से पहले दूसरे राहत पैकेज की प्रोग्रेस भी बताई। इसे पिछले पैकेजेस की कंटिन्यूटी में देखा जाना चाहिए। एक देश एक बाजार की तर्ज पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की प्रोग्रेस बताते हुए उन्होंने कहा कि 28 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज ने इसे सितंबर 2020 से लागू कर दिया था और अब इस स्कीम के तहत लाभार्थी केवल अपने गांव से ही नहीं देश के किसी भी राज्य से राशन ले सकते हैं। उन्होंने पहले और दूसरे पैकेज में शामिल किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, माइग्रेंट पोर्टल, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, LTC वाउचर और फेस्टिवल एडवांस जैसी कई स्कीम्स की प्रगति को लेकर भी अपनी वित्त मंत्रालय की और केंद्र सरकार की पीठ थपथपाई। आज के राहत पैकेज को उन्होंने आत्मनिर्भर भारत 3.0 कहा और उसे 12 पॉइंट्स में पेश किया, यानी 2,65,080 करोड़ रुपए के 12 उपाय। इन 12 पॉइंट्स की कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं ये रही। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये योजना संगठित क्षेत्र के लिए है, EPFO रजिस्टर्ड कंपनियों के लिए। योजना के अनुसार जिन भी कंपनियों में 1,000 या कम कर्मचारी हैं उनके कर्मचारियों के भत्ते का 24% EPFO के रूप में सरकार देगी। मतलब 12% कर्मचारी का हिस्सा और 12% कंपनी का हिस्सा। जिन भी कंपनियों में 1,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं उनके कर्मचारियों के भत्ते का 12% EPFO के रूप में सरकार देगी। लेकिन आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें भी हैं जिनका पालन करना होगा।
केवल वो कंपनियां इस योजना का लाभ ले पाएंगी जो ऐसे नए कर्मचारियों को लेती हैं जिनके पास पहले ईपीएफओ नंबर नहीं था या उन्हें हायर करती हैं जिनकी नौकरी 1 मार्च 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच चली गई थी, यानी लॉकडाउन पीरियड में उनकी नौकरी गई थी। केवल वही कर्मचारी लाभान्वित होंगे जिनकी सैलरी 15,000 या इससे कम हो गई और जिनकी ज्वाइनिंग अक्टूबर 2020 के बाद हुई है। ऐसी सभी ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनियां इसका लाभ ले पाएंगी जो 1 अक्टूबर 2020 के बाद पहला, कम से कम 2 कर्मचारियों को हायर करती हैं अगर कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 50 या कम है। दूसरा, 5 या इससे ज्यादा कर्मचारियों को लेती हैं अगर कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 50 से अधिक है, मतलब अलग अलग स्लैब्स हैं। तीसरी भी शर्त है, इसके लिए कर्मचारियों को आधार के साथ ईपीएफओ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। वित्त मंत्री के अनुसार 95% से ज्यादा कंपनियां ऐसी हैं जहां 1000 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं और 65% कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। किसानों के लिए वित्त मंत्री ने क्या कहा, यह भी जान लीजिए। वित्त मंत्री ने बताया कि किसानों के लिए पीएम किसान से लेकर नाबार्ड से फंडिंग तक पैसों की कमी नहीं रखी गई है। खाद की खपत 17.8% बढ़ी है क्योंकि अब की बार बारिश मानसून अच्छा रहा है। वो क्षेत्रफल भी बढ़ा है जहां खेती होती है, तो अब खाद की सप्लाई भी करनी पड़ेगी। इसके लिए 65,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है ताकि खाद की कमी ना आए और किसानों को खाद पर सब्सिडी दी जा सके। असंगठित क्षेत्र के लिए क्या कहा, यह जान लीजिए। वित्त मंत्री ने बताया कि गांव में गरीब के लिए रोजगार की कमी ना आए, इसलिए गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत 116 जिलों में 37,543 करोड़ रुपया अब तक खर्च किया जा चुका है और इसमें गरीब कल्याण रोजगार योजना के साथ मनरेगा को जोड़ा गया है। अब तक कुल मिलाकर 73,504 करोड़ रुपए मनरेगा पर खर्च किए जा चुके हैं। 251 करोड़ कार्य दिवस का रोजगार दिया जा चुका है। अब चालू वित्त वर्ष में पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त परिव्यय किया जाएगा। इसके अलावा बोनस के तौर पर हम आपको कुछ हाइलाइट्स और बता रहे हैं। इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी क्रेडिट स्कीम, जिसकी घोषणा आत्मनिर्भर भारत स्कीम 1.0 के दौरान की गई थी, इसे 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने की बात वित्त मंत्री ने की। पहले भी ये बढ़ाकर अक्टूबर से नवंबर तक कर दी गई थी। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम एक कोलैटरल फ्री गारंटी फ्री लोन स्कीम है, यानी इसमें कोलैटरल नहीं चाहिए, कोई गारंटी भी नहीं चाहिए, जिसमें भारत सरकार की गारंटी पर लोन दिया जाता है। ये स्कीम लोन लेने वाले को उसके आउटस्टैंडिंग लोन का, यानी जितना लोन बाकी है उसका 20% का अतिरिक्त क्रेडिट देती है। पहले ये छोटे मझोले उद्योग यानी कि एमएसएमईज के लिए था, फिर बाद में इसे बिजनेस एंटरप्राइजेस और इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स के लिए भी लागू कर दिया गया था। वित्त मंत्री के मुताबिक कोविड सुरक्षा मिशन की मद में 900 करोड़ रुपए रखे गए हैं, लेकिन ये पैसे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को दिए जाएंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट को नहीं। ये कोविड वैक्सीन के शोध और विकास के वास्ते है। जब वैक्सीन आएगी तो उसके निर्माण और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से पैसा दिया ही जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह के राहत पैकेज के ऐलान उसकी चिंताओं को रेखांकित करते हैं। फिर आरबीआई की मंदी को लेकर रिपोर्ट इस चिंता में और बढ़ोतरी करने वाली है, यानी चुनौतियां कम नहीं हैं। ऐसे समय में ज़रूरी है कि सरकार पारदर्शिता के साथ हर आंकड़ा सामने रखे और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए युद्ध स्तर पर काम करे। बड़ी खबर में अब बात करेंगे मई महीने में लद्दाख में चल रही तनातनी की। लद्दाख के पठार अब पूरी तरह ठंड की चपेट में हैं, लेकिन भारत और चीन दोनों की सेनाएं बिल्कुल टस से मस नहीं हुई हैं। कई जगह दोनों देशों के सैनिक खतरनाक रूप से करीब हैं। बार बार डिसएंगेजमेंट यानी कि पीछे हटने की बात होती है, लेकिन गलवान घाटी की झड़प के बाद भारत चीन की कथनी पर भरोसा नहीं करना चाहता। फिर चीन भी एलएसी को बदलने की अपनी नीति पर जमा हुआ था, जिद कर रहा था, इसीलिए यह विवाद लंबा खिंचता जा रहा है। इसी बीच खबर आई है कि एक बार फिर 3 चरणों वाले एक प्लान की बात हो रही है, जिसके तहत दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। फिलहाल इस प्लान पर किसी पक्ष ने दस्तखत नहीं किए, किसी डेडलाइन पर एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इसके तहत चीन और भारत पहले अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां यानी कि एपीसीज जो होते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी से पीछे करेंगे। चीन पैंगोंग सो झील के उत्तर में फिंगर 8 पर लौट जाएगा, जहां भारत के हिसाब से एलएसी गुजरती है, और भारत पैंगोंग सो के दक्षिण में पीछे हटेगा, जहां हमने कुछ स्ट्रेटेजिक हाइट्स ऑक्यूपाई की थी कुछ हफ्ते पहले। लेकिन जानकार लगातार चेता रहे हैं कि ये सब होने में अभी काफ़ी वक्त लग सकता है। द ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते, अपना ध्यान रखिए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।